नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में, जहां पर आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ है प्रावलीन वाजपेयी। आप इनको जानते हैं, पहचानते हैं? तो पहले एक कमेंट करके हाई कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के पहले एक चीज़ और, बी वेल्दी को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो हो या नया शॉर्ट्स हो या फिर लाइव सेशन हो, उसका अलर्ट आपको तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू प्रावलीन, वक्त निकालने के लिए। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्वाति। आप कैसे हैं? थकी हुई लेकिन ठीक। चले, शुरू गर्मी भी करते बहुत है। हैं। हाँ, शुरू करते हैं आज का सवाल जवाब। पहला सवाल महेश मोहारेर जी का सवाल है। उन्होंने कहा है कि आजकल जिस तरीके का मेडिकल सपोर्ट हमें दिखता है, मिलता है, जिसमें उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुई है, तो कोई आराम से 80 साल या 80 से ऊपर आराम से जिंदा रह सकता है। ऐसा नहीं है कि हम्म, आजकल 60 या 65 साल में ही भगवान को प्यारा हो जाए इंसान। और उसके बाद ये जो हम 80 साल की बात कर रहे हैं, 80 85 साल की, मतलब आप अगर 60 में रिटायर हो रहे हैं तो आपके पास 20 25 साल आपके हाथ में होते हैं। ये एक चीज हो गई। दूसरी बात ये कि हम कहते हैं रिटायरमेंट के बाद ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए। पैसे सेफ रहे तो बेहतर है, लेकिन जरूरतें तो उतनी की उतनी ही रहेंगी। वो कम ज्यादा थोड़ी, ज्यादा ही होंगी, कम तो नहीं ही होती है मोस्टली। और इसलिए हम कहते हैं कि इक्विटी में रहो, लेकिन एक लिमिटेड एक्सपोजर के साथ। इनका सवाल है कि मैं क्यों ना स्मॉल कैप या मिड कैप में रिस्क लूं जब मेरे पास 20 25 साल का टाइम है। क्यों मना किया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद इस तरह के सेगमेंट से थोड़ा दूर रहना चाहिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वैलिड क्वेश्चन है स्वाति। तो जी। पहले हम लोग चलो रिटायरमेंट की थोड़ी बात करते हैं। सो ऑब्वियसली लेट्स से अगर हमने काम बहुत लेट करना भी शुरू किया तो भी, अगर 25 से 30 साल की उम्र के बीच में लेट्स से आपने काम करना शुरू किया एंड लेट्स से इफ यू वर्क टिल 60, तो आपका 30 to 35 इयर्स का वर्क लाइफ होता है। एंड जी। इफ यू रिटायरिंग, पीपल वांट टू रिटायर अर्लियर। अगर हम 55 या 60 पे रिटायर हो रहे हैं और आप 85 या 90 तक जी रहे हैं, तो एक्चुअली आपका रिटायरमेंट फेज और आपकी वर्क लाइफ ऑलमोस्ट इक्विटेबल है। मतलब राइट। 30 to 35 years here and then 30 to 35 years later also. हम्म। And इन्फ्लेशन आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि आप जी। वर्किंग हैं या आप रिटायर्ड हैं। जी। इट विल बी द सेम फॉर एवरीबडी। तो हम्म। महेश जी का जो सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट है, बिकॉज रिटायरमेंट में उस 3 to 4 decades ऑल्सो समटाइम उनके लिए आपके पास पैसा रहे बहुत हम्म। जरूरी है। सो हम्म। व्हाट वी यूजुअली सजेस्ट कि हम लोग इस चीज को लेके चलते हैं कि हम 100 माइनस जो आपका एज करते हैं उतना आप इक्विटी में ले। लॉट ऑफ रूल्स ऑफ थंब। आप एक ब्रॉडर एलोकेशन आप उससे सोच सकते हैं कि भाई आप 60 पे रिटायर हुए तो आपका 40% इक्विटीज में जाना चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हम पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं, पर्सनल फाइनेंस इज वेरी पर्सनल, प्रीफिक्स है हम्म। पर्सनल टू फाइनेंस। या। सो आपकी जो प्लानिंग है वो आई थिंक बकेट स्ट्रैटेजी के साथ मोस्टली लोगों की होनी चाहिए रिटायरमेंट में, कि आपका शुरू का जो फेज का जो पैसा है वो कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शंस में हो। बट आपका जो सेकंड और थर्ड बकेट है, लेट्स से जो आपका 10 इयर्स के बाद का जितना पैसा है, हम्म। और आपकी थर्ड बकेट जो शायद आप 15 to 20 इयर्स बाद यूज कर रहे होंगे, वो पैसा है वो डेफिनेटली एक्विटीज में होना चाहिए। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटीज, उसका हिस्सा स्मॉल कैप्स भी होने चाहिए, बिकॉज यू शुड बी diversified across different market caps. करेक्ट। हम्म। Having said that, जो आपका इनिशियल मनी है जो आपको सस्टेनेंस के लिए चाहिए, हम्म। वहां पे हम डेफिनेटली, अगर आपने एसडब्ल्यूपी भी करना है तो अगर हम हाइब्रिड फंड्स या लार्ज कैप फंड्स का एक कॉम्बिनेशन यूज करें अलॉन्ग विद सम फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, तो वहां पे हम मिड और स्मॉल को अवॉइड करेंगे। बट जो हम्म। आपकी सेकंड और थर्ड लेवल की बकेट्स हैं उसमें डेफिनेटली होना चाहिए। एंड मनीष जी इज वेरी राइट इन आस्किंग कि हम्म। ये क्यों नहीं है, और अगर कोई नहीं कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो गलत है। होना चाहिए एलोकेशन फॉर हम्म। श्योर। एक्चुअली पिछले 10 साल या 15 साल में भी नैरेटिव बहुत चेंज हुआ है ना प्रॉब्लम। पहले यही कहते थे कि नहीं करो, नहीं करो, इक्विटी में मत जाओ, लेकिन अब धीरे 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 लोग कह रहे हैं कि नहीं, इक्विटी का पोर्शन होना चाहिए। पर तो इक्विटी ही नहीं होना चाहिए था, पहले ये बात कही जाती थी। मुझे याद है 2008 या 9 में जब हमने शो शुरू किया था योर मनी, तो यही एक रूल था कि रिटायरमेंट के बाद सारा पैसा डेट में रख लो अपना, तब इक्विटी की तरफ हम्म। मत देखो। लेकिन 2006 से या 8 में शुरू किया था और 2024 के बीच में ये पूरा नैरेटिव चेंज हुआ है, और अब लोग बात करते एब्सोल्युटली। हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपका पैसा इक्विटी में होना जरूरी है।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिकॉज इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहना जरूरी है स्वाति। प्रॉब्लम ये है, जैसे हम आरबीआई बॉन्ड्स की बात करें, कितना हम्म। अच्छा प्रोडक्ट है, हम्म। आपको एनएससी के ऊपर 0.35% दे रहा है, तो आप 8.05% आज की तारीख में कमा रहे हैं। इट इज अमेजिंग, 1 करोड़ पे आपको 8 लाख का आ रहा है, आपको 65,000 पर मंथ आ जाएगा। हम्म। एट द सेम टाइम आपके पास 1 करोड़ का 1 करोड़ 7 साल बाद वापस आ जाएगा, तो हम्म। एक्चुअली वो डिप्लीट होके वापस आने वाला है, बिकॉज 1 करोड़ की कीमत उस टाइम पे आपका जो घर का खर्चा है वो बढ़ रहा होगा। हम्म। सोचो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड, अब पेंशन तो डीए वगैरह मिलता है तो एडजस्ट हो जाती है टू सम एक्सटेंट, पर हाँ। आपका कॉर्पस नहीं एडजस्ट होता है। एंड आई थिंक इन्फ्लेशन इतनी रियलिटी है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवरीबडी इज रियलाइज्ड, जैसे आप बोल रहे हो, वी हम्म। स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। एंड बट 100 - रूल ऑफ थंब वाला जो है वो तो वैसे पहले भी एग्जिस्ट करता ही था। जी। ये तो पहले भी बोला जाता था कि 80 साल में भी आप 20% पैसा रख लीजिए रख इक्विटी में। लीजिए या हाँ जी। अगला सवाल है SC7783। इनका सवाल है कि हाँ, नाम नहीं था, यूजर नेम होगा कि क्या मिड कैप 50 इंडेक्स बेहतर है लॉन्ग टर्म निवेश के लिहाज से, और लॉन्ग टर्म से इनका मायना है 15 साल, किससे तुलना कर रही है? मिड कैप 150 इंडेक्स से। इन्हें लगता है कि 50 स्टॉक एक फोकस्ड अप्रोच लेके चलेगा 150 के हम्म। कंपैरिजन में। और नाम दिया है हम्म। एक्सिस मिड कैप 50 इंडेक्स का, कि एक वो ऑप्शन है अगर इस अप्रोच को फॉलो करना है तो। लेकिन बाकी एमसीज के पास जो है, इस सेगमेंट में उनके पास मिड कैप 150 इंडेक्स है। तो ये समझ नहीं पा हम्म। रहे हैं कि 50 के साथ जाना चाहिए या 150 के साथ। ओके, सो बहुत ही एकदम साईफाई रोबोटिक्स सा इनका हैंडल है। सो 150 और 50 में पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं स्वाति। जी। दोनों मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स हैं। जो 150 है वो पेरेंट हो गया, कि आपका 101 से लेके 250 तक की आपकी हम्म। कंपनीज हैं। उसमें से जो 50 कंपनीज हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बनता है हमारा मिड कैप 150 इंडेक्स। हम्म। और 150 में से अगेन मार्केट कैप के बेसिस पे ही उठाई जाती हैं, तो अगर आप जी। दोनों को कंपेयर करोगे ना, आपको टॉप 5 7 कंपनीज बिल्कुल सिमिलर सेम। मिलेंगी, हम्म। सेम है। बट जो मिड कैप 50 है उसका डेरिवेटिव में वो होना चाहिए स्टॉक अवेलेबल। सो हम्म। दैट इज द क्राइटेरिया कि आप कैसे मिड कैप 50 का बनाते हैं। अगर हम पुराने रिटर्न्स देखें, लेट्स से रोलिंग रिटर्न्स की बात करते हैं, इन द लास्ट 10 years 3 year रोलिंग रिटर्न देखें, तो दोनों के रिटर्न्स में मेरे ख्याल से 0.10 to 0.20 का फर्क है। दोनों हाँ। का ही 16.59 16.62 ऐसे जैसे हम्म। आपको रिटर्न दिखेंगे। हम्म। सो रिटर्न्स उस लिहाज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हम 5 to 10 years के इवन एसआईपी रिटर्न्स देखें, तो हम्म। ऐसे हैं 20.95 20.65। हाँ। सो देर इज हार्डली एनी डिफरेंस। हम्म। मिड कैप 50 आपको 7% रिप्रेजेंटेशन देता है मार्केट कैप का, मिड कैप 150 आपको 15% रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। हम्म। नाउ हैविंग सेड दैट, हल्की सी अगर रिटर्न पोटेंशियल हम सोचते हैं कि फोकस से ज्यादा होगा, तो वहां पे वॉलेटिलिटी भी स्लाइटली हायर हो सकती है। बट हम्म। आई फील कि यहाँ पे क्या है, जो आपने स्कीम उठाई है, लेट्स से हम ट्रैकिंग डिफरेंस जो होता है कि स्कीम ने अपने इंडेक्स को कितना क्लोजली ट्रैक किया, ट्रैक है। क्योंकि इन दोनों इंडेक्स में इतना कम फर्क है रिटर्न्स का। अगर मेरी मैंने ढूंढ ढांड के भी निकाल लिया कि जो जी 150 से ज्यादा 50 दे रहा है, और मैं बोलूं कि मैं 0.5 के लिए इसी में लगाऊंगी एक्स्ट्रा रिटर्न्स, मुझे ऐसा सपोज फील होता है, हम्म। पर मेरी स्कीम का लेट्स से ट्रैकिंग डिफरेंस 150 वाली स्कीम के ट्रैकिंग डिफरेंस से ज्यादा हो गया, हम्म। हम्म। तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, बिकॉज इतना ज्यादा कम मेरे ख्याल से इनमें डिफरेंस है। सो आई थिंक जहां पे इनको लगता है कि ओवरऑल पैसिव स्ट्रेटजीज में द फंड हाउस इज एबल टू मेंटेन अ वेरी लो ट्रैकिंग डिफरेंस, हम्म। उसको आप फॉलो करो। बहुत ज्यादा इन दोनों के बीच में, मतलब इट कैन बी एनी ऑफ द एनीथिंग, टू। कोई भी हाँ। उसका यस यस। ऑलराइट। अगला सवाल लेते हैं वेंकटेश्वरलू अकम। मैंने नाम अगर गलत पढ़ा है तो माफ कीजिएगा। उम्र है 37 साल, 6 साल की बेटी है। फिलहाल इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू इन्होंने बताई है, पीपीएफ में 22 लाख रुपए है, ईपीएफ में 25 लाख यानी 25 लैक्स, 17 लाख एनपीएस में है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में भी 9 लाख हो चुके हैं, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 10 लाख है, 7 लाख एसबीआई फ्लेक्सी कैप में और 6 लाख कोटक फ्लेक्सी कैप में। इनके पास एक घर है, करीब उसकी जो वैल्यू अभी होगी 60 लाख, बैंगलोर में ही है और उसे रेंट पे दिया हुआ है। उसका लोन है आउटस्टैंडिंग अमाउंट 13 लाख, एक पर्सनल लोन लिया हुआ है, उसका आउटस्टैंडिंग है 15 लाख और दोनों की ईएमआई जा रही है।
अभी इनकी एसआईपी चल रही है 20,000 की पराग पारिख में, और मेरे एसेट वाले फंड में इक्विटी डायरेक्ट स्टॉक्स में भी निवेश है 20 लाख का। गोल है इनका 1 करोड़ बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए, और रिटायरमेंट के लिए 8 से 10 करोड़ चाहिए। 37 साल है और मान लेते हैं 60 साल में। बेटी की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए वक्त नहीं दिया है। अब ये लिखा है कि अपनी एसआईपी की अमाउंट 20 से 30 हजार और बढ़ा सकते हैं। होम लोन पर्सनल लोन 2.5 साल में चुका देंगे। इसके अलावा और कुछ, हाँ, अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप मल्टी कैप ऐड करना चाहते हैं। स्मॉल कैप को लेकर बहुत ज्यादा श्योर नहीं है। कुछ नाम इनके दिमाग में है: निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और क्वांट मल्टी कैप। तो इसमें से कुछ चुनना चाहते हैं और आपकी राय चाहेंगे। और इसके अलावा अगर आप इन नामों से सहमत नहीं है तो कुछ और नाम ये आपसे जानना चाहेंगे। एक चीज जो मुझे क्लियर नहीं है इनके सवाल से, वो ये कि 1 करोड़ डॉटर की पढ़ाई और शादी दोनों के लिए 1 करोड़ ये रख रहे हैं, या फिर 1 करोड़ ईच फॉर डॉटर्स स्टडीज एंड मैरिज। ये मुझे अभी इनके एक सवाल से क्लियर नहीं है। ओके, सो अगर हम 1 करोड़ ओवरऑल लेके चले, इनकी गोल्स की बात करते हैं स्वाति, तो मान लीजिए मैंने इसको 50-50 लाख्स में स्प्लिट कर दिया। हम्म। आज के टाइम पे अगर हमारा बच्चा लेट्स से कॉलेज जा रहा है, इवन प्राइवेट कॉलेज है, तो हम अगर 50 लाख्स लेके चल रहे हैं, एक्चुअली हमने मैरिज के लिए उसको डिवाइड कर दिया। एंड आई एम अज्यूमिंग कि इनने इन्फ्लेशन को इसमें अभी नहीं जोड़ा है, तो आई एम जस्ट गोना एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो ओके। डॉटर 6 इयर्स की है, 17 इयर्स तक ले लेते हैं, करीबन 11 साल का टेन्योर। हम्म। आज अगर इनको 50 लाख चाहिए होगा, तो 11 इयर्स के बाद 12% के इन्फ्लेशन पे इनको 1.7 करोड़ चाहिए होगा। ओके। एंड सेकंड गोल जो है इनका मैरिज का, अगर बच्ची 6 साल की है तो 20 साल लगा लेते हैं, 26 साल की उम्र तक लेट्स से शादी। तो अगर हम अगेन वो 50 लाख लेके चल रहे हैं, तो वहां पे हम 7% का अगर हम लेके इंटरेस्ट। चले जो हम्म। या गोल, तो इनको अब अगेन अबाउट 1.9 करोड़ चाहिए होंगे फॉर द मैरिज। हम्म। नाउ इनमें पहले इनके जो दो फंड्स हैं, पीपीएफएस और मिराए का जो फंड है, उन दोनों को कंटिन्यू कर ले। उनमें मिला के करीबन 19 लाख रुपए है, और उसमें 40,000 की एसआईपी जा रही है। ये जो एसआईपी प्लस लमसम इनटू दीज टू फंड्स, ये दोनों को हम एलोकेट कर लेते हैं बेटी की एजुकेशन के लिए। उससे उनका गोल पूरा हो जाएगा। ओके। और मैंने सिर्फ 12% का एग्जायर यहाँ लिया है। हम्म। अगर हम मान लेते हैं कि जो दूसरा गोल है बच्ची की शादी, क्योंकि 20 साल है, वहां पे एक 20,000 रुपए की एसआईपी चाहे कोई भी स्कीम में हो, अगर हम 12% का एग्जायर लेके चल सकते हैं, तो वहां पे हमें हमारा 2 करोड़ बन जाएगा। तो हम्म। अभी हमारे पास क्या क्या बचा? अब इनका थर्ड गोल हो जाएगा रिटायरमेंट। यानी रिटायरमेंट। कि इनके सारे फिक्स्ड इनकम के प्रोडक्ट्स बच गए हैं, इनके स्टॉक्स बच गए हैं। हम्म। और क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इनका पोटेंशियल है 30,000 से बढ़ाने का, हमने सिर्फ 20,000 एलोकेट किया, तो अभी 10,000 की एसआईपी का स्कोप हमारे पास बचा है। और साथ ही हमारे पास इनके दो स्कीम्स का 6 और 7 लाख का लमसम भी बचा बचा हुआ हुआ है। है। हम्म। सो इन सारी चीजों को अगर हम लेके चले, अच्छा इनने एक ईपीएफ और एनपीएस वगैरह का इतने वो दे दिया है, सम दे दिया है, बट ही हैज नॉट गिवन हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस हम्म। कि हम्म। जा कितना रहा है। हम्म। तो अगर हम इतना भी मोटा मोटा पकड़ के रखे ना, तो इनका अराउंड 8 करोड़ तो बन रहा है। हम्म। बट इनने घर का खर्चा नहीं दिया है, तो द बेटर वे इज कि आप घर का खर्चा बताएं, एंड देन आपका तब कितना खर्चा होगा। सो करेक्ट। हम अज्यूम कर सकते हैं कि 8 to 10 करोड़ दोनों ही ये अचीवेबल टारगेट्स हैं। एंड ऑल्सो इन दिस, लेट्स से अगर 60 इयर्स पे रिटायर होते हैं, इनके पास 23 साल का समय है, तो हम्म। डेफिनेटली अपनी एसआईपीज भी अलोंग द वे ये बढ़ाएंगे ही कल को। मतलब उतना हम्म। स्कोप होगा जैसे ही इनके होम लोन वगैरह पर्सनल खत्म लोन हो खत्म जाएंगे। होता है। हाँ हम्म। जी। तो मेरे ख्याल से ही इज इन अ डिसेंट स्पॉट। जहां तक इनके फंड्स का सवाल है, जैसे मैंने बोला मिराय और पीपीएफएस, तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू कर लीजिए। एसबीआई और एसबीआई फ्लेक्सी कैप एंड कोटक का बहुत लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप फंड्स। हम्म। थोड़ा बहुत इनमें ऑब्वियसली है जो मिड और स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल कैप। आई थिंक इसमें एसआईपी ना करे, बिकॉज इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑलरेडी काफी हद तक लार्ज कैप है। दोनों को पड़े रहने दीजिए, लेट इट ग्रो, द स्कीम्स आर ओके, हम्म। ऑलमोस्ट बीटिंग द बेंचमार्क। कोई बहुत सब्सटैंशियल अल्फा नहीं जनरेट कर रही हैं, बट हम्म। जस्ट एबल टू बीट द बेंचमार्क। हम्म। क्योंकि लॉन्ग टाइम होराइजन है, आई फील एक मिड कैप में आप पैसिव फंड जोड़ लो और एक स्मॉल कैप में आप फंड जोड़ लो फॉर द टाइम बिंग। अगर आपको लग रहा है कि एक नहीं, तो आप स्मॉल कैप में दो जोड़ लीजिए। सो मे बी वन एक्टिव एंड वन पैसिव फंड यू कैन ऐड। एंड आई थिंक मिड कैप में आप पैसिव जोड़ लो, एंड दैट शुड बी गुड इनफ। और अगर इनको स्मॉल कैप से थोड़ी सी वो है, घबराहट है,
then a combination of one mid cap passive, one हम्म। active small cap, and probably one multi cap. But I think for now, एक mid और एक small should be good enough. Good enough. ओवरऑल जो इनके Okay. पास 30 से बढ़ाएंगे तो 15-15 कर लें, या आप स्कीम वाइज कर लीजिए, 20 आपने मिड कैप में कर लियो, 10 आप स्मॉल कैप में कर लो, तो आपका शादी वाले होराइजन क्लेन का मिड कैप 150 इंडेक्स मान लीजिए, वो एलोकेट हो हम्म। जाएगा. सो दैट्स हाउ वी कैन ब्रॉडली मूव. ऑल राइट वेंकटेश्वरलू जी, आपको हमने हालांकि मेल पे रिप्लाई करके कहा था, आपने कई बार सवाल फॉलो अप किए और आपको हमने कहा था कि आपका जवाब आज के दिन आएगा, तो आई होप आप देख रहे हैं। और प्लीज एक बार पॉज करके रिवाइंड करके जितनी बार जितनी दफा सुनना है उतनी दफा सुने ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। अगला सवाल श्याम सुंदर गुप्ता जी का है। जानना ये चाहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड स्कीम्स में से अगर कोई स्कीम चुननी है कोई इस कैटेगरी में, तो पुराने फंड हाउस की तरफ जाएं या फिर नए फंड हाउस की तरफ जाएं। पुराने में उन्होंने नाम दिया HDFC ICICI और नए में 361 और आई थिंक वाइट ओक कैपिटल का नाम दिया है। और ये सवाल सिर्फ इस कैटेगरी से जुड़ा हुआ नहीं, इस तरह के बाकी सवाल पहले भी आ चुके हैं कि ये डिस्कशन का मुद्दा रहा है कि जब हमें नई स्कीम नए फंड हाउसेस आते हैं और रेकमेंड किए जाते हैं, तो लोग पूछते हैं कि यार, कहते भी हैं एक्सपर्ट की जो पुराना है ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी तरफ जाओ, ज्यादा बेहतर होगा, नए को अपना एक ट्रैक बनाने दो थोड़ा सा उसके बाद जाना। लेकिन कई दफा लगता है कि अगर नए का हाथ शुरू शुरू से ही थाम लो तो उसका ग्रोथ का फायदा आपको ज्यादा मिलता है। इसका जवाब कैसे इस नतीजे पे पहुंचा जाए कि किसके साथ जाना चाहिए, नए या पुराने? डिफिकल्ट है स्वाति, बिकॉज इसका कोई बहुत स्टैंडर्ड और मैं बोलूँगी करेक्ट आंसर है नहीं कि क्या हाँ। स्ट्रैटेजी आपकी सही रहेगी. एट द एंड ऑफ द डे जब स्कीम्स लॉन्च हो चुकी हैं, तो चाहे वो स्कीम ए हो, बी हो, सी हो, चाहे नई थी पुरानी थी, हमें पीछे का भूल के आगे का देखना है. हाउ विल इट परफॉर्म इन द इयर्स टू कम. हम्म। हम इसलिए ज्यादातर सजेस्ट करते हैं कई बार कि आप पीछे वाली देख लीजिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बिकॉज हमें उनका बिहेवियर ड्यूरिंग डाउन टर्न्स देखने को मिल जाता है. देखने को मिला है। अच्छे टाइम पे सब अच्छा लग रहा है. जैसे अगर हम आप गाड़ियों की भी बात करें, सो सो मेनी न्यू व्हीकल्स आर लॉन्च्ड, इतने प्रोडक्ट्स बाकी आते हैं, हम यूजुअली वी डू वेट फॉर रिव्यूज, वी डू वेट की लेट्स सी कि ये कैसा करेंगी मार्केट में. इंडियन रोड्स के लिए स्पेशली कोई वेस्ट के मॉडल्स आते हैं, तो वी वेट की इंडियन रोड्स के लिए ये गाड़ियां कितनी कंपैटिबल है या नहीं. राइट. हम्म। सो आई थिंक हम हर चीज में वी डू वांट सम डेटा, वी डू वांट कुछ एक आइडिया कि ऑन ग्राउंड कैसा कर रहा है. जब फंड, अगर अभी हम देखें पिछले 1-1.5 साल में मार्केट्स ने इतना अच्छा किया है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी न्यू लॉन्च्ड फंड ने बुरा बुरा किया. के। हम्म। सो आपका एक बार भी उस स्कीम ने टेस्टिंग टाइम से नहीं गुजरा है. हैविंग सेड दैट, फॉर एग्जांपल हम उठाते हैं एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड, इट्स नॉट वेरी ओल्ड, पर हम्म। तो भी शायद वो हमारी रिकमेंडेशन वाली बास्केट में इसलिए आ जाएगा बिकॉज एसबीआई एज अ फंड हाउस हैज प्रूव्ड इटसेल्फ. या। मान लीजिए आप एक आईटीसी के होटल से बहुत खुश हैं, आपको पसंद है कि आईटीसी कैलकाटा इज वेरी नाइस, सो मे बी आप आईटीसी दिल्ली बिना बॉदर किए बुक कर बुक लेंगे, कर बिकॉज यू नो दैट द ब्रांड नेम और दे आर गुड एट होटल्स, राइट. लीजिए। सो आई थिंक अगर आप किसी नए एमसी के साथ भी जाना चाहते हैं, मे बी यू नीड टू लुक एट द परफॉर्मेंस अक्रॉस अदर स्कीम्स जो शायद हम्म। एटलीस्ट थोड़ी पुरानी हो, सो यू हम्म। गेट एन आइडिया, फेयर आइडिया अबाउट हाउ द मैनेजमेंट हैज बीन, कैसे स्कीम्स मैनेज हो रही हैं. एंड इफ यू फील कंफर्टेबल विद दैट, देन मुझे लगता है आप क्यों नहीं, आप शुरुआत से हाथ पकड़ सकते हैं. आप चाहे नेपो पीरियड में डाल लीजिए, पर आपके पास कुछ तो हो उस फंड हाउस से रिलेटेड, हम्म। कम से कम. बाकी स्कीम्स का ही आप देख लीजिए, चाहे इक्विटी एंड फंड मैनेजर की जो दूसरी मैनेज स्कीम्स है उनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं. और हम्म। अगर उनके पास पीएमएस था पहले, तो आप पीएमएस का सेम उनका इसका परफॉर्मेंस देख परफॉर्मेंस सकते देखिए। हैं. सो हम्म। या मतलब बट स्टिल आई थिंक सम अमाउंट ऑफ एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड कि आप कुछ हम्म। थोड़ा सा गैदर कर लीजिए, देन आई थिंक आप किस में भी करें. या, आपके पास वजह होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, किसी का भी हाथ थामने की। आप एब्सोल्युटली. अगर वो वजह नहीं है तो फिर आप अपने हंच पे जा रहे हैं या फिर आप सिर्फ किसी के कहने पे जा रहे हैं, और उसको लेके अगर वैसे बढ़ेंगे तो हमेशा उलझन में रहेंगे। हाँ जी, सब्जेक्टिव फैक्टर्स पे मत जाइए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया करेगा, दीज आर वेरी सब्जेक्टिव थिंग्स. आपको कोई ऑब्जेक्टिव फैक्टर आपके पास होना चाहिए टू मूव इट विद द फंड. क्यों? जी। जी। अगला सवाल अर्जुन सिंह जी का है। उम्र 35 साल है। 2 साल से 3 स्मॉल कैप और एक मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। कैनरा रुबेको स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप और पीजीआईएम मिड कैप। महीने की 10,500। अभी मेरे पास 20 लाख रुपए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
कृपया मुझे बताएं कि मैं इन पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूं। 5 से 10 साल का समय है मेरे पास, थोड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरी सहायता करें। एक तो पहली बात, आप लोग जब ये गोल, ये वक्त बताते हैं ना, 5 से 10 साल, या ये 5 साल होगा या 10 साल है, ये 7 साल है, ये थोड़ा सा अगर क्लैरिटी देंगे ना तो बेहतर होगा, क्योंकि बदल जाता है सुझाव, सलाह हम्म। देने का जो आपका पैरामीटर होता है वो चेंज हो जाता है। ये 5 से 10 साल बड़ा लंबा ब्रैकेट दिया है, बट एक पोर्टफोलियो जिसमें 3 स्मॉल कैप, एक मिड कैप, सुपर अग्रेसिव, ये कह रहे हैं थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हूँ, ये ऑलरेडी ठीक ठाक रिस्क ले ही काफी रहे लिख के बैठे हैं। हैं। जी। बिल्कुल, 81% एलोकेशन स्मॉल कैप में डाल के बैठे हैं स्वाति। तो पहले तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये खुद समझे कि ये अर्जुन जी मतलब अच्छा खासा रिस्क ले रहे हैं जी। स्मॉल कैप, क्योंकि अभी थ्रू एसआईपीज है, और अगर टाइम पीरियड ये 7 से 10 साल का देंगे तो डेफिनेटली इनको अच्छे रिटर्न्स यहाँ मिल मिल जाएंगे। जाएंगे। बट अपना थोड़ा सा एलोकेशन को ठीक करें। सो आई थिंक ही हैज नथिंग इन द लार्ज कैप स्पेस। सारे अभी एक्टिव फंड्स हैं, तो मे बी 2 फंड्स इनके ऐड हो सकते हैं, चाहे हम 5 साल का टेन्योर ले रहे हो चाहे हम 10 साल का, बस। विच इज प्रॉब्ली वन पैसिव आप एक्टिव सॉरी इंडेक्स फंड लार्ज कैप में उठा लीजिए। इफ यू डोंट वांट टू ऐड टू मेनी फंड्स तो मे बी एक फ्लेक्सी कैप फंड उठा लें स्वाति, बिकॉज वो भी काफी लार्ज कैप ओरिएंटेड रहेगा। ओरिएंटेड। So I think one of the two, or if he's more comfortable with two schemes, then one passive large cap and probably complemented with a active flexi cap fund. हम्म। Uh, और जो इनका जो मतलब जो गोल है, क्योंकि 5-10 years का ये बोल रहे हैं, सी अगर अभी हम 12% का रिटर्न लें, और जो एसआईपी और जो अभी थोड़ा बहुत इनने 2 साल से डाला है उसको लमसम को देख के चले, तो करंट पैसा इनका 13 लाख बना सकता है 5 साल में, और हम्म। यही करंट पैसा इनका 32 लाख बना सकता है 10 साल में। आप टाइम दे रहे हैं, सो कंपाउंडिंग स्टार्ट्स एक सर्टेन टाइम बाद। म्यूचुअल फंड्स में आप ये मान लीजिए कि आपको कुछ खुशी मिलेगी अपने रिटर्न्स देख के जब आप एटलीस्ट 5 years इन्वेस्टेड रहेंगे। हम्म। कई बार 2-3 साल तक तो कुछ रिटर्न नहीं देख पाते, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट्स, फ्लैट चल रही होती है कई बार मार्केट्स। सो करेक्ट। 10 years अगर होराइजन रख सकते हैं, दैट विल बी सो मच बेटर। और अगर लमसम की हम अलग बात करें, तो जो 20 लाख का लमसम है, इवन 12% के रिटर्न पे, अगर हम लार्ज कैप ओरिएंटेड इनको ज्यादा पोर्टफोलियो दें तो 5 साल में करीबन 35-35.5 लाख बना सकता है, 10 साल में अबाउट हम्म। 62 lakhs। सो ही हैज टू बी क्लियर स्वाति कि इनका एलोकेशन जो है वो करंट स्कीम्स के साथ एडिशनल किस स्कीम में होगा, उसका हम्म। जो परसेंटेज डिविजन है ना, वो विल डिपेंड ऑन द टेन्योर। बट आई वुड ऑल्सो से कि 3 स्मॉल कैप्स हैं, एटलीस्ट आप 2 पे आ जाओ, 3 की हम्म। जरूरत नहीं है। हम्म। एक्सिस और कैनरा का डिसेंट इनफ ओवरलैप भी है, सो हम्म। आई थिंक इन दोनों में से ही कैन कंटिन्यू विद वन। वन। ओके। और आपने जो कहा कि लार्ज कैप में इंडेक्स में चले जाओ, उसमें कुछ नाम रेकमेंड करना चाहेंगी प्रॉब्ली? इंडेक्स में लार्ज कैप आप इक्वल वेट ले सकते हो। हम्म। आई लाइक इक्वल वेट स्ट्रैटेजी इन द लार्ज कैप। हम्म। और अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा गैप्स आते हैं जो पैसिव इन्वेस्टिंग से, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, और इनके मिड कैप में भी एक ही फंड है एक्टिव, सो मे हम्म। बी एक दो चीजें कर सकते हैं स्वाति। मैं एक और इनको वो जो दूंगी कि एक सपोज करिए इनने फ्लेक्सी कैप ऐड कर लिया, तो हम्म। वो एक लार्ज कैप एक्टिव की तरह काम करेगा, एक फ्लेक्सी कैप ऐड हो गया। और क्योंकि इनके मिड कैप में भी एक्टिव फंड है, ये एक लार्ज मिड 250 इंडेक्स ऐड कर सकते हैं, तो ओके। उसमें उनका लार्ज कैप और मिड कैप दोनों की मिला के पैसिव स्ट्रैटेजी बन जाएगी। सो टू हम्म। फंड्स आई गेस, वन फ्लेक्सी एंड देन मे बी अ लार्ज मिड मिड। पैसिव 250। और उस पे कोई फंड हाउस का नाम वो दो ही आई थिंक, एडलवाइस का ऑब्वियसली दे वर द फर्स्ट वंस हु केम विद दैट स्ट्रेटजी, एंड आई थिंक अभी थोड़ा टाइम पहले शायद आईसीआईसीआई ने भी लॉन्च किया था 250। सो ओके। नॉट टू मेनी ऑप्शंस, यस। ओके, ऑलराइट। और फ्लेक्सी कैप में? Flexicap में he can go with any of the decent names. He can go with I think Kotak is okay, though almost equivalent to the index दे रहा है, वो भी ठीक है। उसके अलावा एसबीआई देख सकते हैं, उसके अलावा एचडीएफसी का देख सकते हैं। ओके। So yeah, all these are fine names. ऑलराइट। DSP is also okay. डीएसपी। ओके, Yeah. बनी कुमार जी का सवाल है, और ये सवाल मेरे जहन में कई दफा आया है वैसे, कि इतनी सारी कैटेगरीज क्यों है म्यूचुअल फंड्स में, और क्योंकि एक नया निवेशक इन कैटेगरी को ढंग से समझ नहीं पाता है। कोई थंब रूल है क्या अगर कैटेगरी के हिसाब से निवेश करना है? देखिए, जब कैटेगरी नहीं थी तब ज्यादा उलझन थी, इनफैक्ट अब कैटेगरी हो गई है तो अलग तरह की उलझन आ गई है।
पहले कैटेगरी आपको पता नहीं था कि आप लार्ज कैप में डाल रहे हैं कि मिड कैप में डाल रहे हैं, स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, नाम कुछ भी है, पैसे कहीं भी जा रहे हैं। फिर सेबी ने कहा नहीं भाई ये तो गलत हो रहा, तो उन्होंने कैटेगरीज बना दी। तो थोड़ा वक्त लगता है समझने में, लेकिन आई थिंक एक बार शुरू कर दीजिए प्रॉब्ली निवेश, उसके बाद पढ़ते रहिए, जानते रहिए, सुनते रहिए, तो अपने आप आइडिया मिलना शुरू हो जाता है। चॉइस तो है स्वाति, काफी कंफ्यूजिंग भी है डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम हर दूसरी चीज में भी तो है, देयर सो हाँ, मेनी रेस्टोरेंट्स, देयर सो हर मेनी चीज में चॉइसेस। कार्स, बाइक्स, आप हर चीज में, मोबाइल्स में देख लीजिए। पर हमें यूजुअली क्लैरिटी होती है हम क्या चाहते हैं, एंड आई थिंक क्लैरिटी आपको, आप क्या अचीव करना चाहते हैं उस चीज से, व्हाट डू यू वांट इन अ सर्टेन प्रोडक्ट, वो हम्म। आपका क्वेश्चन होता है। तो हम्म। सबसे पहले तो जो आप म्यूचुअल फंड्स को सबसे पहले डिवाइड करिए इक्विटी एंड डेट में। क्या हम्म। आप थोड़ा सा सेफर ऑप्शन चाह रहे हैं या यू लुकिंग फॉर ग्रोथ? ग्रोथ या। देख रहे हैं तो आप इक्विटी देखिए। इक्विटी हम्म। को अब हम सामने लाते हैं, इक्विटी में फिर स्टार्टिंग ऑफ और आपको कुछ नहीं आइडिया, मुझे लगता है ऐसे में आपको एक लार्ज कैप पैसिव फंड हेल्प कर सकता है। बिकॉज जब आप न्यूज में देखेंगे कि निफ्टी ऊपर बढ़ा तो आपको भी समझ में आएगा आपका फंड ऊपर गया, जब निफ्टी नीचे गया तो आपको समझ में आएगा निफ्टी नीचे गया। तो थोड़ा सा आप छोटी शुरुआत एक उससे कर सकते हैं। आई लाइक द मल्टी कैप्स ऑल्सो, बिकॉज उसमें क्या होता है थोड़ा सा मिड और स्मॉल का भी एक्सपोजर मिल जाता है हम्म। इन्वेस्टर को, पर अभी पूरा रिस्क नहीं है मिड और स्मॉल हम्म। कैप का। हम्म। बिकॉज एक स्टेबिलिटी विद अ लार्ज कैप फंड भी आपका लार्ज कैप एलोकेशन है। सो करेक्ट। एंड ऑफ कोर्स द टाइम होराइजन और रिस्क एपिटाइट उन चीजों पे निर्भर करेगा कि आपने कहाँ से शुरुआत करनी है। बट आई थिंक टू बिगिन विद आप एक लार्ज कैप पैसिव फंड उठा लो और मे बी मल्टी कैप उठा लो, टू फंड्स, एंड आप एसआईपी से शुरुआत करो अगर आपका मोर देन 5 इयर्स का होराइजन है। हम्म। एंड जब मार्केट्स नीचे जाएंगी देन एज वी ऑलवेज से दैट इज द टाइम जब आपको कन्विक्शन रखना है और अपना पैसा नहीं निकालना है, वरना आप कभी भी इस इंडस्ट्री से जुड़ नहीं पाओगे, एंड उसके वो रिटर्न्स एंड रिवॉर्ड्स आप नहीं देख पाओगे जो डिजर्व करते हैं इन्वेस्टर्स हम्म। देखना। सो द की इज कि जानने कि आपको क्या चाहिए, और उसके लिए वो जानने में वक्त लगता है थोड़ा, तो शुरुआत कर दीजिए सबसे लंबा नजरिया है आपका 5 साल से ऊपर का, तो एक लार्ज कैप फंड के साथ, जैसा प्रॉब्लम ने कहा। और उसके बाद धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए और अपने आप को भी समझना शुरू करें, क्योंकि चॉइसेस हमेशा रहेंगी। और अगर आप खुद को समझेंगे तभी आप सही फैसला ले पाएंगे अपने निवेश से जुड़ा हुआ। स्मिता जी का सवाल लेते हैं, वक्त तो हो चला है, बस क्विकली 2 क्वेश्चन और। नेताजी ने कहा है कि रिटायरमेंट का प्लान है 20 साल के बाद, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, करेंटली इन्वेस्टिंग टोटल 53,000 पर मंथ, प्रीटी डिसेंट अमाउंट। कॉर्पस जो देख रहे हैं वो 2 करोड़ का है 20 साल के बाद। और 1 लाख पर मंथ का खर्चा बता रहे हैं कि ये इनकी जरूरत होगी पोस्ट रिटायरमेंट। उम्र है 36 साल। अपना पोर्टफोलियो और अपने हस्बैंड का पोर्टफोलियो दिया है, 3 साल से निवेश कर रहे हैं। मैं क्विकली नाम पढ़ देती हूँ। इनके खुद के पोर्टफोलियो में है 1 2 3 4 5 6 7 8 फंड। एसबीआई ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया फार्मा, मिरर एसेट लार्ज कैप, एचडीएफसी इंडिया सेंसेक्स, कैनरा रोबेको ब्लू चिप, एक्सिस स्मॉल कैप और एक्सिस फोकस 25। हस्बैंड में क्या है भाई? एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड, हाइब्रिड इक्विटी प्लान, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप दोनों में है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, एक्सिस ब्लू चिप, मिरर एसेट लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50। 29,000 और 24,000। पहली बात तो ये प्रॉब्लम कि इनके पास कॉर्पस ठीक ठाक जुड़ जाएगा क्योंकि अमाउंट अच्छा खासा है, 53,000 पर मंथ की एसआईपी, तो ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास तो इनके पास वो आ जाएगा। मुझे इनका है कि 1 लाख जो इनको लग रहा है कि सफिशिएंट होगा अभी के हिसाब से, शायद उन्होंने कैलकुलेट किया है, वो रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी पर मंथ की। अगर हम 6% इन्फ्लेशन भी लेके चले तो ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास इनके पास है, तो वहां पर इनको अपनी थोड़ी कैलकुलेशन सही करनी हो चाहिए कि जुड़ेगा कितना और रिक्वायरमेंट कितनी होगी। फंड्स कैसे दिख रहे हैं? एक्सिस म्यूचुअल फंड हैवी पोर्टफोलियो लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन अदरवाइज कोई चेंजेस करने की जरूरत है क्या? जी। सो स्वाति, 1 लाख जो भी ये फ्यूचर का बोल रहे हैं, यानी कि आज अगर हम उसको डिफ्लेट करें विद इन्फ्लेशन, यानी कि इनका खर्चा सिर्फ 31,000 थर्टी पर वन मंथ है। थाउजेंड या। सो दे हैव टू कैलकुलेट, अगर आज सपोज करिए 60,000 पर मंथ है तो पहले तो उसको एडजस्ट करें, 5 CR विल नॉट बी इनफ अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1 लाख पर मंथ आज से लेना शुरू करेंगे तो। जी। जैसे आप बोल रहे हो खर्चा बहुत ज्यादा होगा। हाँ, बट यस 5 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। हेवीली लार्ज कैप टिल्टेड पोर्टफोलियो है, बहुत सारे लार्ज कैप्स हैं, कैनरा,
हम्म। दो पैसिव हैं दोनों फंड्स में, एक एक फिर मिराई का भी है, एसबीआई का भी लार्ज कैप है, सो टू मेनी लार्ज कैप्स। उसके बाद इनके पास एक स्मॉल कैप है एक्सेस का, फोकस्ड की जरूरत नहीं है, अगेन अ लार्ज कैप सेंट्रिक फंड। एचडीएफसी रिटायरमेंट हाइब्रिड प्लान की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो में, बैलेंस एडवांटेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा रिवैम्प करने की जरूरत है पोर्टफोलियो को। मिड कैप को प्लीज इंट्रोड्यूस करिए, एंड आई थिंक स्मॉल कैप आल्सो डिजर्व्स अ बेटर एलोकेशन ओके। overall. Yes, the number of funds really need to go down. तो आप क्विकली बता पाएंगी किस किस को एचडी निकालना है? ये शुरुआत कर ले अपने जो लार्ज कैप जो एक्टिव फंड्स है उनको तांबा लगाने की। सो ओके। एक्सिस ब्लू चिप, एसबीआई ब्लू चिप, ऐसा नहीं है कि फंड अच्छा या बुरा है, वी डोंट रिक्वायर देम। ओके। हमें कंपेरेबल रिटर्न्स इनके जो निफ्टी 50 डाल दिया है इनने, अब इनने दोनों में एक में निफ्टी 50 दिया है, एक में सेंसेक्स दिया, सेंस। अल्टीमेटली सेम कॉम्पोजिशन है, 30-50 स्टॉक्स का फर्क है, दोनों मार्केट कैप बेस्ड हैं। आप हम्म। डाल रहे हो तो एक आप निफ्टी 50 डालो, एक निफ्टी 50 इक्वल वेट डाल लो, हम्म। ताकि कुछ डिफरेंस हो। हम्म। बाकी लार्ज कैप्स की जरूरत नहीं है, लाइक ओके कैनरा रोबेको इज नाइस, मे बी दैट वन यू कैन कंटिन्यू। मिराई में बहुत कम एलोकेशन जा रहा है, तो मुझे लगता है छोटा सा कॉर्पस बना होगा, आप उसको चाहे वो कर दीजिए, बिकॉज हर चीज सिर्फ रिटर्न्स पे नहीं देखनी, कल को मैनेजिंग दिस पोर्टफोलियो विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड डेफिनेटली मिड कैप में एक पैसिव स्ट्रेटेजी आप जोड़ लो, अगर आपको एक्टिव का सिलेक्शन आप कर पाओगे तो वेरी नाइस, आप एक्टिव फंड भी जोड़ सकते हम्म। हैं। एंड डेफिनेटली स्मॉल कैप एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत है, सो समवेयर बिटवीन लेट्स से 35% लार्ज कैप्स, कुछ 30% मिड कैप, एंड 20% के रिमेनिंग करीब स्मॉल स्पेंड। कैप, और थोड़ा सा बाद में आप मल्टी कैप और थीमेटिक वगैरह डाल के आप अपना 100% बना लें। हो तो स्मिता, स्मिता Yeah. नाम है इनका, right? स्मिता जी, आपका जो रिक्वायर्ड रिटायरमेंट कॉर्पस की आपने बात की है 2 करोड़ की, उससे कहीं अधिक बनेगा, लेकिन आपको एक बार अपना जो वापस से चेक करना है कि आपके खर्चे कितने होंगे। ये जो खर्चा आपने दिया है आई थिंक वो सफिशिएंट नहीं होगा, तो उसके हिसाब से अपना रिटायरमेंट गोल आप प्लान करें और पोर्टफोलियो को छोटा कीजिए। आखिरी सवाल गगन कुमार झा का, ठीक ठाक पैसा निवेश कर रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में पिछले 8 साल से, अब उसका एयूएम बहुत बड़ा हो गया है, तो क्या जानना चाहते हैं कि अब उसमें थोड़ा निवेश कम कर दे? आ, किस तरह का अप्रोच रखे इस फंड को लेकर? हालांकि रिटर्न में, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आई है, इनफैक्ट बढ़िया ही हुआ है। 2022 थोड़ा स्लो था, 23 में इन्होंने पिक किया वापस से और अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन एयूएम को लेकर कंसर्न आई थिंक बहुत निवेशकों को हो रहा है। दोनों लेवल्स पे एयूएम को लेके कंसर्न होना चाहिए। लार्ज कैप है वैसे, जितना एयूएम अभी पीपीएफएस का है, इंडियन मार्केट्स आराम से, बिकॉज लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो स्वाति मैनेज कर सकते हैं, हम्म। मार्केट साइज भी तो बड़ा हुआ है जी। प्रोपोर्शनेटली। पर आपके खुद के पोर्टफोलियो में उस स्कीम का क्या एलोकेशन है, ये भी बहुत वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए। अगर आप 90% सिर्फ पीपीएफएस लेके बैठे हैं, वो रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। तो आप कोई 25-30% की अपना सीलिंग लगा लीजिए, कि उससे हम्म। ज्यादा होगा देन लेट मी स्टार्ट एलोकेटिंग टुवर्ड्स समथिंग एल्स। और वैसे भी फ्लेक्सी कैप फंड है, लार्ज कैप टिल्टेड है, तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है। तो हम्म। अगर आप ज्यादा पैसा उसमें डालने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा एलोकेशन को रिड्यूस कर दो, एंड यू कैन डाइवर्सिफाई टुवर्ड्स द अदर मार्केट कैप्स। पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा स्ट्रेंथन भी हो जाएगा, एंड जो इनकी ये चिंता है आई थिंक उसका भी इनको सोल्यूशन मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन देखें और उसके हिसाब से ये कॉल लेंगे, दैट वुड बी अ Yes. बेटर अप्रोच। थैंक यू सो मच प्रावली, सभी सवालों के डिटेल में जवाब देने के लिए। आई एम श्योर लोगों को काफी इससे मदद मिलेगी। थैंक यू, थैंक्स स्वाति। और इसके साथ ही आज बी वेल्दी हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। सवाल अपना आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं ask@bwealthy.co.in, भूल जाते हैं कभी कभी। और याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।